नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ज्वर चिकित्सा अध्याय का दूसरा पार्ट, जो कि चरक चिकित्सा स्थान का तीसरा अध्याय है। और आज हम इसमें देखेंगे विषम ज्वर और जो भी धातुगत ज्वर हैं उनके बारे में। विषम ज्वर के जो भी टाइप्स हैं उनके लक्षण देखेंगे, और जो धातुगत ज्वर हैं जैसे रस, रक्त, मांस, मेद आदि, उनमें जो भी ज्वर होता है उनके लक्षण देखेंगे, और अकॉर्डिंग टू AIA PGT लेवल। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले आता है हमारा संतत ज्वर। और संतत ज्वर जो कि कंटिन्यू जो बना रहे वो संतत ज्वर कहलाता है। और इसमें श्लोका देखें तो स्त्रोत्र भी विसृता दोषा गुरुवो रसा रसवाही भी, यानी जो रसवाही जो स्रोतस हैं उनमें जो गुरु होके यानी बढ़े हुए जो दोष हैं वो स्त्रोतों द्वारा पूरे शरीर में विस्तृत विस्तार से फैल जाते हैं। और सर्वदेह अनुगा स्तब्धता स्तब्धा, यानी सर्वदेह को स्तब्ध कर लेते हैं, जकड़ लेते हैं। तो ये किसका लक्षण है? संतत ज्वर का। और ड्यूरेशन कितनी रहती है? दशाहम द्वादशाहम व सप्ताहम व सुदूसो है, यानी सुदूसह है, यानी बहुत कष्टदायक होता है ये ज्वर, और सहा नहीं जाता। और फिर दशाहम द्वादशाहम व सप्ताहम, यानी 10 दिन, 12 दिन और 7 दिन तक जो है ज्वर रहता है। और फिर इसमें से शीघ्रम शीघ्र कारित्वात परशमम याति हंति वा, तो यानी शीघ्र हमें इसमें शीघ्र क्रिया करनी चाहिए और शीघ्र ही इसका प्रशमन कर देना चाहिए, वरना ये हंति वा, यानी वरना ये मनुष्य को मार देगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, शीघ्रम शीघ्र कारित्वात प्रशमम याति हंति वा। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता था असाध्य ज्वर में। इसमें असाध्य ज्वर में सप्ताहद्वा से शुरू हुआ था श्लोका, और सप्ताहद्वा दशाहद्वा द्वादशाह तथैव च। तो इसमें जो है असाध्य ज्वर का में भी हमें देखने को मिलता है ऐसी ऐसी लाइन। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट बात की जाए। इसमें संतत ज्वर के जो है कारण क्या रहेगा? निष्प्रतिनिक, यानी जो काल, दुष्य, प्रकृति, अभिदोष, ये सभी तुल्य है, मतलब अकॉर्डिंग सेम सेम है, यानी जो दोष हैं उनके अकॉर्डिंग है, गुणों के समान है। इस वजह से जो संतत ज्वर है वो बढ़ता जाता है और वो लगातार रहता है। तो ये निष्प्रतिनिक है, तो ये निष्प्रतिनिक है और इसका कोई भी विरोधी नहीं है। तो ये दूसह है, इसी वजह से दूसह है। और फिर बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, निष्प्रतिनिक है। और फिर इसमें बात की जाए, इसमें 12 आश्रय बताए गए हैं संतत ज्वर के। तो 12 आश्रय हैं, 7 धातु, 3 दोष, 2 मल। 2 मल में पुरुष और मूत्र आ जाता है, स्वेद नहीं बताया इसमें। और ये दुष्य नहीं है, आश्रय है, और ये आपको ध्यान रखने हैं आपको AIA PGT लेवल के लिए। और फिर इसमें वही लाइन बताई है, सप्ताहादिषु कालेषु प्रशम याति हंति वा, वैसी सेम लाइन है, सप्ताह तक ये रहता है और इसमें प्रशमन कर देना चाहिए, वरना ये जो है मार डालता है। और फिर इसमें बात की जाए संतत ज्वर का जो कालक्रम है उसके बारे में। तो विसर्गम द्वादशे कृत्वा दिवसे अव्यक्त लक्षणम, यानी ऐसा लगता है कि ये 12 दिन में ऐसा लगता है कि जैसे जो है ज्वर चला गया है, पर ये ज्वर जो है अव्यक्त लक्षण के रूप में रहता है। जैसे हमने कोई भी गोली खा ली, पैरासिटामोल ले ली, हमें लगता है एक बारी के लिए हम ठीक हो जाते हैं, हमें लगता है कि भाई हाँ ज्वर चला गया, पर जो है अव्यक्त लक्षण के रूप में जो है ज्वर रहता है और वो वापिस अटैक कर सकता है। तो इसमें अव्यक्त लक्षण जो है वो संतत ज्वर का लक्षण है। और फिर इसमें दुर्बलो उपशम है कालम दीर्घम अप्यानुवर्तते, यानी जो दीर्घ बहुत ज्यादा समय तक जो रहे और दीर्घ तक रहे, और दुर्बल उपशमय, यानी इसका जो उपशमन है वो दुर्बल हो, और कालम दीर्घम अप्य अनुवर्तते, और काल के अकॉर्डिंग ये बढ़ता जाता है। और इसमें क्रियाक्रम विधो युक्त है प्राय प्राग तर्पणे, यानी क्रियाक्रम इसमें क्या करना चाहिए? प्राय प्राग तर्पण अपतर्पणे, अपतर्पण चिकित्सा इसमें करनी चाहिए। और इसमें प्रवर्ती संग्रहकार जी ने इसको मधुरक बोला है संतत ज्वर को, और योग रत्नाकर जी ने इसको मंथक ज्वर बोला है। और ये इंपॉर्टेंट है। फिर दीर्घम अप्यान वर्तते, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, किसके लिए बोला गया है? दीर्घम अप्यान वर्तते, ये संतत ज्वर के बारे में बोला गया है। और इसमें फिर बात की जाए, इसका कोई समय निश्चित नहीं है ना, दीर्घम अप्यान वर्तते, यानी जो काल है उसका दीर्घ रहता है, दीर्घ समय तक बना रहता है ज्वर। और फिर इसमें सतत ज्वर की बात की जाए तो रक्त धातु आश्रय। तो इसमें हमने पहले देखा संतत ज्वर किसके आश्रय था? रसवाही
स्रोतस के आश्रय, और ये रक्तवाही स्रोतस के आश्रय है। और फिर ये जो है सतत ज्वर जो है अहोरात्र में 2 बारी जो है इसका वेग आता है, और यानी 24 घंटे यानी दिन और रात में इसके 2 बारी वेग आते हैं 12-12 हावर में। और फिर इसमें बात की जाए सप्रतिनिक है, यानी हमने देखा था संतत ज्वर में निष्प्रतिनिक यानी कोई भी विरोधी नहीं था इसका, और इसमें इसके विरोधी हैं, इसी वजह से ये 2 बारी आता है अहोरात्र में। और अहोरात्रे सतत को काला अनुवर्तते, 2 काल 2 बारी आता है। और फिर इसमें बात की जाए सप्रतिनिक इम्पोर्टेंट है, और इसमें और फिर बात की जाए नेक्स्ट अन्य दूषक तृतीयक चतुर्थक ज्वर के बारे में। तो अन्य दूषक ज्वर के बारे में बोला गया है इसमें अन्य दूषक ज्वर 24 घंटे में यानी अहोरात्र में 1 बारी अगर आता है तो वो अन्य दूषक ज्वर कहलाता है। और इसमें ज्वर दोष और उद्भवा मेदो वहा सिरा, इसमें मेदो वह जो है सिरा जो होती हैं उनके आश्रय करके जो है अन्य दूषक ज्वर रहता है। मेदो वहा सिरा, मेदो वह तो है ही और सिरा भी है साथ में, तो मेदो वहा सिरा भी सिरा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और संतत में रसवाही था और सतत में हमने देखा रक्तवाही, और इसमें देख रहे हैं मेदोवाही सिरा। और फिर सप्रतिनिक और जन्यते एक काल मह निऋषि, यानी एक काल एक बार ही आता है निशी में, और यानी एक दिन और रात में एक बारी आता है, एक बारी वेग आता है। और फिर इसमें तृतीयक और चतुर्थक की बात की जाए तो दोषो अस्थिर मज्जज्ञ, यानी अस्थि और मज्जा के आश्रय करके जो है वो दोष रहते हैं दोनों में ही, तृतीयक और चतुर्थक में दोनों में। और हर तीसरे दिन अगर ज्वर आता है तो वो तृतीयक कहलाता है, तृतीयक ज्वर, और हर चौथे दिन अगर ज्वर आता है तो वो चतुर्थक ज्वर कहलाता है। और फिर विषम ज्वर में दोषों की गति बता रखी है, तो इसमें 2 दिन के अंतर में जो है होता है वो चतुर्थक, और 1 दिन के अंतर में तृतीयक, और प्रतिदिन अंतर से जो है अन्य दूषक होता है। तो ये थोड़ा सा आपको आप देख लेना। दूसरे लोगों का सिद्धांत है कि रक्त में जब दोष निश्चित होते हैं तो अन्य दूषक ज्वर मासवाही स्रोतस में जब दोष जाते हैं तो तृतीयक, और जब मेदोवाही स्रोतस में दोष जाते हैं तो चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करता है। यानी जैसे दूसरे लोगों का सिद्धांत है, जैसे रक्त में दोष जाता है तो निश्चित होता है तो उसमें अन्य दूषक ज्वर होता है, अगर मासवाही स्रोतस में अगर जा रहा है तो तृतीयक हो जाता है, और जब मेदोवाही स्रोतस में जा रहा है तो चतुर्थक हो जाता है। और अन्य दूषक ज्वर प्रतिदिन अंतर से आता है, एक दिन छोड़कर उसमें तृतीयक ज्वर आता है और 2 दिन विश्राम करके आता है अपना चतुर्थक। तो ये कुछ लोगों का जो है रेफरेंस है, दूसरे लोग जो है लोगों का सिद्धांत है। और फिर नेक्स्ट बात की जाए, इसमें आचार्य चरक जी ने बोला है संतत में रसवाही स्रोतस है, सतत में रक्तवाही, और अन्य दूषक में मेदोवाही सिरा, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन उठता है। और फिर तृतीयक ज्वर में यानी हर तीसरे दिन जो ज्वर होता है उसमें अस्थि मज्जज्ञ, अस्थि मज्जा से आश्रित होता है, और चतुर्थक ज्वर भी अस्थि मज्जा आश्रित रहता है। और फिर इसमें बात की जाए सुश्रुत की, तो सुश्रुत में संत ज्वर के बारे में कुछ भी नहीं बोला, और सतत के बारे में बोला है, रस रक्त के आश्रय होता है। और फिर बात की जाए अन्य दूषक की, सुश्रुत जी ने बोला है मांस के आश्रय। और तृतीयक की बात की जाए तो इसमें मेदो वह जो स्रोतस हैं उनको उनके आश्रय लेकर रहता है तृतीयक। और बात की जाए तो चतुर्थक की तो अस्थि मज्जा गत आश्रय रहता है। और काश्यप जी ने भी जो है संतत ज्वर के बारे में कुछ नहीं बोला, आमाशय जो है सतत जो ज्वर है उससे हमें रेफरेंस देखने को मिलता है आमाशय का। फिर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बॉडी में तो उरे आ जाता है, हमारी जो चेस्ट होती है, फिर कंठ आ जाते हैं, फिर सिर आ जाता है, वैसे वैसे आप याद कर सकते हो इसको। अन्य दूषक में उरे का स्थान लिए होता है, तृतीयक में कंठ का स्थान लिए, चतुर्थक में सिर का स्थान लिए होता है। और फिर बात की जाए विषम ज्वर संदर्भ की, तो विषम ज्वर अधिशेते यथा भूमि बीजम काले चैरोहिति, यानी जिस प्रकार बीज पृथ्वी पर पड़ा रहता है जब उसके अनुकूल काल होता है, जब या फिर जल आदि जब उसको मिलते हैं तो वो निकल आता है और उग जाता है, वैसे ही दोष धातुओं में दोष जो है वो धातुओं में पड़ा रहता है, और जब अनुकूल स्थिति आती है तो वो ज्वर के रूप में उत्पन्न हो जाता है कुपित होकर। तो अधिशेते तथा धातुम दोष काले च कुप्यति,
ये उपमा दी गई है, ये एक टाइप से एग्जाम्पल दिया गया है। भूमि पे बीज अगर गिरा हुआ है तो वो अनुकूल काल पे जो है वो उग जाता है। और वैसे ही ये विषम ज्वर के बारे में जो है लक्षण बताया जा रहा है। विषम ज्वर के बारे में संदर्भ है अधिशेते तथा धातुम दोष काले च कुप्यति। तो इसे आप थोड़ा सा याद कर लेना, देख लेना, एपीजीटी लेवल के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। और फिर तृतीयक एंड चतुर्थक ज्वर के टाइप्स हैं कुछ, वो देखते हैं। तो कफ पिता त्रिग्राही, यानी जो है कफ पित्त जो त्रिग्राही है, कफ पित्त जो है वो त्रिग्राही। और पृष्ठ पृष्ठवात कफज है, कफात्मक है। पृष्ठग्राही जो है, पृष्ठ को जो ग्रहण करता है वो है पृष्ठ में जो पहले वेदना करेगा वो कौन सा आएगा, वात कफज। और शिरोग्राही जो सिर में सबसे पहले वेदना करेगा वो कौन सा होगा, वात पित्तज। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी आगे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। और त्रिविधा स्यात् तृतीयक है, यानी जो तृतीयक ज्वर है वो शनिपातज के होता ही है। और फिर चतुर्थक के कुछ टाइप्स हैं, इसमें वातज और पित्तज कफज इसके टाइप्स हैं। कफज प्रधान में जो है जंघाभ्याम श्लेष्मक है, यानी जंघा में पीड़ा होगी, श्लेष्मक अगर ज्वर हो जाता है चतुर्थक ज्वर। और पूर्वम शिरस ततो अनिल संभव है, यानी वात प्रधान है तो उसमें सिर में पीड़ा होगी, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और हारित और भेल जी ने बताया है पित्तज पित्तज जो है चतुर्थक ज्वर और बोला है हारित और भेल जी ने। इसमें मेनली चरक जी ने बोला है इसमें कफ प्रधान और वात प्रधान ज्वर होता है चतुर्थक में। तो ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है और ये नोट डाउन कर लेना हारित भेल के अनुसार। और फिर बात की जाए तृतीयक ज्वर टाइप्स और इसके लर्निंग ट्रिक की, तो तृतीयक ज्वर में कौन से टाइप होते हैं, वातज पित्तज, वातज कफज और कफज पित्तज। तो वातज यानी 1 और पित्तज यानी 2 और कफज यानी 3। ये अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार, वात थोड़ा सा हल्का होता है तो 1, पित्त थोड़ा सा हैवी होता है तो 2, कफ थोड़ा सा और भारी होता है तो 3। तो इसमें सिर में वेदना होगी तो ये टोटल होता है 3। तो वात प्लस पित्त, वात प्लस पित्त, सिर में वेदना, तो इसमें 3। और 3 4 5 ऐसे याद कर सकते हो। 3 तीसरे नंबर जो है, 3 पे शिरोवेदना, यानी 2 + 1, 3 + 1 4 हो जाते हैं, तो इसमें पृष्ठ में वेदना होगी। और 2 + 3 में हो जाएगा अपना 5, तो त्रिक में वेदना होगी। तो इसमें 5 4 3 या फिर 3 4 5 करके ऐसे याद कर सकते हो। तृतीयक ज्वर के जो भी टाइप्स हैं और उनमें कहाँ कहाँ वेदना होती है ये आप देख सकते हो इसमें। और फिर बात की जाए चतुर्थक विपर्य ज्वर की, इसमें चतुर्थक विपर्य ज्वर भी बताया है एक। और बात की जाए इसमें चतुर्थक विपर्य ज्वर की, 1 मिनट, इसमें फिर चतुर्थक विपर्य ज्वर में बताया जा रहा है कि दोष इसमें क्या रहेंगे, त्रिदोष रहेंगे और द्विधातु, जो धातु रहेंगी द्विधातु रहेंगी, अस्थि और मज्जा के आश्रित रहेगा जो चतुर्थक विपर्य ज्वर है। और चतुर्थक विपर्य ज्वर में क्या रहेगा, प्रथम दिन ज्वर नहीं होएगा, दूसरे दिन वेग 2 दिन वेग रहेंगे और चौथे दिन ज्वर नहीं होएगा। तो ये चतुर्थक ज्वर के विपर्य है, यानी उल्टा है। यानी प्रथम दिन वेग नहीं रहेगा ज्वर का, और 2 दिन ज्वर रहेगा, वेग रहेगा। और चतुर्थ दिन जो है, 4th दिन जो है ज्वर नहीं रहेगा। और आचार्य वाग्भट जी ने भी चरक जी को फॉलो किया है, माधव निदान ने भी चरक जी को फॉलो किया है इसमें। और ये बोला जा रहा है द्विधातुस्त तथा द्विधातु अस्थः। और इसमें फिर बात की जाए, आचार्य चरक ने केवल चतुर्थक विपर्य ज्वर माना है, पर आचार्य सुश्रुत जी ने अन्य दूषक और तृतीयक चतुर्थक विपर्य ज्वर भी माने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। और फिर वाग्भट जी ने अष्टांग संग्रह में बोला है विषम ज्वर को मुक्त अनुबंधित्वम विषम ज्वरम कहा है, यानी मुक्त अनुबंधित्वम, यानी जिस ज्वर का संबंध छूट जाए पर फिर भी वो ज्वर जो है वो जाता नहीं है। जैसे संबंध छूट गया, हमें लग रहा है कि जो है ज्वर चला गया है, फिर भी वो ज्वर जो है वो नहीं गया और उसके वापस जो है लक्षण आ जाते हैं, तो वो विषम ज्वर कहलाता है। तो मुक्त अनुबंधित्वम, यानी मुक्त हो जाता है पर फिर भी वो बंधित रहता है। तो जिस ज्वर का संबंध छूट जाता है पर फिर भी वो रहता है, मुक्त का मीनिंग है ये, मुक्त अनुबंध का, और वो विषम ज्वर कहलाता है। विषम ज्वर के बारे में बोला है आचार्य वाग्भट जी ने। और फिर बात की जाए
इसमें विषम ज्वर सन्निपातिक ज्वर के कारण की तो विषम ज्वर सन्निपाते तु यो भूयान स दोषः परिकीर्तित है। तो यानी जो ज्वर पर्याय सन्निपात से होते हैं, जो विषम ज्वर है वो सन्निपातिक होते हैं नॉर्मली, और सन्निपातिक में जिस दोष की अधिकता होती है उसी दोष से जो है वो रोग जो है वो ज्वर उत्पन्न होता है। जैसे वातिक जो ज्वर है वो वात से उत्पन्न होएगा, जैसे संतत जो ज्वर है, और जैसे तृतीयक चतुर्थक में जो भी टाइप्स हैं वातिक पैतिक, अगर वात पैतिक दोष की प्रधानता है तो वातिक पैतिक ज्वर हो जाएगा। अगर पित्त दोष की प्रधानता है, पित्त कफ दोष की प्रधानता, तो पित्त कफज जो है ज्वर हो जाता है। तो इसमें मेनली जो जिस दोष की प्रधानता रहेगी उस दोष का जो है वो ज्वर हो जाता है। और फिर इसमें क्या हो रहेगा, इसमें ज्वर के कारण में इसमें जो है ज्वर जो है जैसे मरम में अगर हम देखते हैं तो वो मरम जो है सद्य प्राणहर, जो मरमास हैं उनमें बदलते रहते हैं। जो विशल्यघन प्राण है वो सद्य प्राणहर में परिवर्तित होता जाता है। जो हमारा विषम विषम ज्वर भी जो है वैसे ही रहता है। जैसे चतुर्थक ज्वर है वो तृतीयक ज्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तृतीयक ज्वर जो है वो अन्य दूषक में, और अन्य दूषक जो है वो सतत में और संतत ज्वर में ऐसे परिवर्तित होते रहते हैं। और उनका कारण क्या रहेगा, त्रित्व अहोरात्र दोषाणाम ऋतु ऋतु अहोरात्र दोषाणाम मनश्च बला अबलात्, यानी ऋतु अहोरात्र दोष ये सब कारण रहते हैं, और मन का जो बल और अबल रहता है वो भी कारण रहता है। और कालम अर्थ वशाश्चैव, यानी काल और अर्थ के वशीभूत होने के कारण, यानी काल समय और अर्थ यानी पूर्व जन्म के जो भी कर्म है उनसे जो है ज्वर जो है वो परिवर्तित होता रहता है। जो हम पहले वाले जो भी ज्वर हैं उनमें परिवर्तित होता रहता है। फिर धातुगत ज्वर की बात की जाए, उनके लक्षण की बात की जाए तो सर्दी जो है वो इसमें धातुगत ज्वर पे आ जाते हैं। तो इसमें रस धातुगत ज्वर बताया जा रहा है। गुरुत्वम दैन्यम उद्वेगः सदनम छर्द अरोचकः रस स्थिते बहिस्तापः सांग मर्दो विजृंभणम, यानी गुरुत्वम होता है भारीपन रहता है, गुरुता आती है, दैन्य उद्वेग रहता है, और इसमें छर्दी और रोचक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, छर्दी और रोचक है। और बहिस्ताप है, बाह्य ताप रहेगा, बाह्य संताप रहेगा, अंदर ताप नहीं रहेगा। रस धातु अगर ज्वर है। स अंग मर्द रहेगा, विजृंभणम जृंभा रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है बहिस्ताप। और स अंग मर्दो हृदय व्यथा हमें कहाँ देखने को मिलता है, ज्वर का प्रभाव में, ज्वर के प्रभाव में हमें देखने को मिलता है स अंग मर्दो हृदय व्यथा। और वैसा ही हमें स अंग मर्दो विजृंभणम रस धातुगत ज्वर में देखने को मिल रहा है। और फिर बात की जाए रस धातुगत ज्वर की, रक्त धातुगत ज्वर की, तो इसमें रक्त उष्णा पीड़का तृष्णा स रक्तम सठीवनम नुः दाह राग भ्रम मद प्रलापा रक्त संस्थिते, यानी स रक्तम सठीवनम मुहु, यानी रक्त का सठीवन होने लग जाएगा, बार बार रक्त का जो है रक्त मिला जो है सठीवन करेगा। रक्त धातुगत अगर ज्वर है उसमें रक्तज पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और शरीर में जो है दा लालिमा भ्रम मद प्रलाप उत्पन्न हो जाएगा। फिर मास धातुगत ज्वर की बात की जाए तो अंतरदाह, जैसे बहिस्ताप रस धातुगत, अंतरदाह जो है वो मास धातुगत रहता है। और सैतृण मोह सैगलानी श्रेष्ठ विटकता, यानी अतिसार जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, बार बार जो है मल का स्राव होएगा। और दुर्गंधम गात्र विक्षेप, दुर्गंधता आएगी, गात्र विक्षेप रहेगा। और ज्वरे मास स्थिते भवेत, मास में अगर ज्वर रहेगा तो दुर्गंध गात्र विक्षेप रहेगा। और श्रेष्ठ विटकता ये रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण आज हैं जो जो हाईलाइटेड हैं, जो जो रेड लाइन से अंडरलाइन है वो भी इंपॉर्टेंट है। और स्वेदस मेदो धातुगत ज्वर की बात की जाए तो स्वेदस तीव्रवा स्वेदस तीव्रा पिपासा च प्रलापो वम्य भिक्षण से स्वगंध से असहत्वम, इसकी जो गंध है वो असहत, ग्लानी आती है। ग्लानी किसमें देखने को मिलती है, मास मेद धातुगत ज्वर में ग्लानी, सगंध असहत्वम। और मेदस्थते ग्लानियों अरोचक है, ग्लानी अरोचक रहती है। छर्दी अरोचक हमें रस धातुगत में मिली थी, और ग्लानी अरोचक इसमें देखने को मिल रही है मेदो धातुगत में। ग्लानी मास और मेद धातुगत दोनों में मिलती है, और दुर्गंधे मास धातुगत में मिलता है ही, और दुर्गंधे भी मिलता है, ग्लानी भी मिलती है मास में, और मेदो धातुगत में भी मिल रही है दुर्गंधे और ग्लानी। तो ये सिमिलर
लक्षणाज हैं। और फिर बात की जाए विरेक विरेक वम या अस्थि धातुगत ज्वर की, तो इसमें विरेक विरेक वमने च उभे स अस्थि भेदम प्रकुंजनम, यानी अस्थि भेद हो जाएगा, अस्थियों में जो है कुंजन यानी अव्यक्त, कंठ में जो है अव्यक्त शब्द जो है निकलेगा, अव्यक्त जो है प्रकुंजन। विरेक वमने विरेचन होएगा, वमन होएगा। और विक्षेपणम च गात्राणाम, विक्षेपण होएगा जो है गात्रों का, हाथ पैर इधर उधर पटकेगा, अस्थिगत धातुगत ज्वर है। और फिर श्वास श्वास च अस्थिगते ज्वर, श्वास की प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी उसको। और गात्र विक्षेपो किसमें देखने को मिला था, मांस धातुगत ज्वर में भी देखने को मिला। और विक्षेपणम च गात्राणाम श्वास, विक्षेपणम च गात्राणाम श्वास किसमें देखने को मिल रहा है, अस्थि धातुगत ज्वर में। और फिर बात की जाए मज्जा धातुगत ज्वर की, तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण हैं, इनसे क्वेश्चन उठ जाते हैं। और फिर इसमें हिक्का श्वास और इसमें कास, तीनों डिसीज देखने को मिल रहे हैं। और अस्थिगत धातु में हमें श्वास, ओनली श्वास देखने को मिला था। और मज्जा धातुगत में हिक्का श्वास कास तीनों लक्षण देखने को मिल रहे हैं। मर्म छेदो बहि सत्यम दाहो अंतश्च मज्जगे, यानी बहि शैत्यता मिलेगी, दाह अंतर्दाह मिलेगा। और इसमें जो है थर्मामीटर से जो है फीवर नोट नहीं होएगा, इसमें थर्मामीटर से भी आपको फीवर नहीं देखने को मिलेगा। बाह्य ताप रहेगा, बाह्य ताप रस धातुगत में भी मिला और मज्जा धातुगत में मिला। मज्जा धातुगत में दोनों मिल रहे हैं, बहि सत्यम और दाहो अंतश्च, अंतर्दाह हमें मांस धातुगत में मिला और बहिस्ताप रस धातुगत में मिल रहा है। और मज्जा धातुगत बहिसत्यम और जो है अंतर जो दाह है, दाहो अंतश्च, ही हमें किस में देखने को मिलता है, बहिसत्यम और अंतरदाह मज्जा धातुगत ज्वर में, विबितकी फल में और अमल रस में भी हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं, अमल रस में और विबितकी फल में और मज्जा धातुगत ज्वर में भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना और अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। और शुक्र धातुगत अगर ज्वर है, शुक्र स्थानगत है, शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाशश्च, और यानी शुक्र मोक्ष कृत्वा विनाशश्च, यानी शुक्र मोक्ष यानी शुक्र का जो है बार बार श्राप होएगा। और प्राणम वायव अग्नि सोमश्च, प्राण वायु जो है और अग्नि वायु, अग्नि सोम, अग्नि और सोम वो है चली जाती है। सा अर्धम गच्छत्य असो विभु, यानी ये सभी जो है प्राण वायु अग्नि सोम ये सब निकल जाते हैं तो प्राण निकल जाते हैं, उसकी आत्मा जो है वो चली जाती है, निकल जाती है। शुक्र धातुगत ज्वर में ये बताया जा रहा है, शुक्र मोक्षम कृत्वा विनाशश्च, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है मज्जा धातुगत में इक्का श्वास का तीनों लक्षण देखने को मिल रहा है। और थर्मामीटर से भी आपको फीवर नोट डाउन नहीं होगा इसमें। और फिर बात की जाए धातुगत ज्वरों की साध्यता के बारे में, तो रस रक्त मांस में जो ज्वर हैं वो साध्य रहते हैं, और जो अस्थि मज्जागत ज्वर हैं वो कष्ट साध्य है, और शुक्रगत जो ज्वर है वो असाध्य रहेगा। अस्थि मज्जागत ज्वर कष्ट साध्य है और शुक्रगत जो ज्वर रहेगा वो असाध्य रहेगा। और कुछ इसमें छर्दी जो है वो रस में देखने को मिल रही है, और सृष्ट विटक जो है हमें मांस में देखने को मिल रहा है। और वम्य भिक्षणम, बार बार जो है वमन आना, वो किसमें देखने को मिल रहा है, मेद में। और वमन विरेचन दोनों किसमें देखने को मिलेंगे, अस्थि में। वमन विरेचन दोनों अस्थि मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और आप अंडरलाइन कर लेना, नोट डाउन कर लेना। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।